नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुम चौधरी और सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज 9 मई है और आज के दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले नरम दल के नेता और गांधी जी के राजनीतिक गुरु रहे गोपाल कृष्ण गोखले जी का जन्म दिवस है। तो इनके जन्म दिवस पे आज़ादी की लड़ाई में इनके योगदान और इनके जीवन की कहानी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे। इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के एक इंपॉर्टेंट लीडर थे। ये एक सोशल रिफॉर्मर भी थे, एजुकेटर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये एक समय प्रेसिडेंट भी रहे थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे और साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग के लीडर थे और जिन्होंने पाकिस्तान की नींव रखी थी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके लिए भी ये आदर्श थे। वो भी इनको आदर्श मानते थे और वो इनकी पद चिन्हों पे चलना चाहते थे। हालांकि इनके पद चिन्हों पे वो चल नहीं पाए, लेकिन इनको वो काफ़ी सपोर्ट करते थे। अब बात आती है इन्होंने और क्या क्या काम किया था। इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की नींव रखी थी, जो कि एक नेशनलिज्म मूवमेंट को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट था। उसके अलावा ये किस तरीके के नेता थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि नरम दल के नेता थे, मतलब मॉडरेट फैक्शन के नेता थे। कांग्रेस के समय उस समय दो तरीके के धड़े हुआ करते थे, एक था गरम दल और एक था नरम दल। गरम दल जिनको एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है, इसके नेता प्रोमिनेंट लीडर में कौन थे? लाल बालपाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल और इबंदो घोष, ये जो हैं ये एक्सट्रीमिस्ट दल के इंपॉर्टेंट लीडर थे। ये आज़ादी किस तरह से चाहते थे? ये कहते थे कि लड़ के लेंगे आज़ादी और पूरी तरीके से अंग्रेज़ों की किसी भी बात को मानना नहीं है, अंग्रेज़ों से किसी भी तरीके से हमें हाथ नहीं मिलाना है, अंग्रेज़ों के इंस्टीट्यूशंस का हमें बहिष्कार करना है, अंग्रेज़ों के साथ हमें कोई डील नहीं करनी है, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट आज़ादी चाहिए। जैसे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेके रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये इस तरीके की विचारधारा रखते थे। दूसरी तरफ थे मॉडरेट, जिसमें दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बनर्जी, बरूदुद्दीन त्याबी, फिरोज शाह और ये हमारे जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इस तरीके के नेता थे। ये चाहते थे कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत के ऊपर रूल कर रही है, उसी में हमें रिफॉर्म्स करने और धीरे धीरे करके हमें हमारा जो इंडियंस का उसके अंदर पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाना है। उसके बाद बढ़ाते बढ़ाते एक दिन हमें आज़ादी मिल जाएगी और ब्रिटिशर्स को हम यहाँ से हटा देंगे। ये इस तरीके से चाहते थे कि मतलब हम पिटीशंस डालेंगे, हम चाहेंगे, उनसे डिमांड करेंगे, उनसे प्रे करेंगे, उनसे मतलब दरख्वास्त कर करके धीरे धीरे करके उनको समझाएंगे इंडियन की स्थिति और उसके बाद हमें आज़ादी मिलेगी। हालांकि ये जो मॉडरेट फैक्शन था, इसके जो काम थे वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए और उतना उस तरीके से आज़ादी मिलना बहुत मुश्किल था और एक लंबा समय लग जाता। यही चीज़ कहनी थी जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनका। तो इनके बीच में एक काफ़ी रिफ्ट भी था, जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था इनके बीच में। तो मॉडरेट ग्रुप के एक इंपॉर्टेंट लीडर थे गोपाल कृष्ण गोखले और इन्होंने पूना एसोसिएशन और पूना सार्वजनिक सभा की भी स्थापना करी थी। किस तरीके की रिफ्ट थी, किस तरीके की विचारधारा थी, किस तरीके के व्यक्ति थे गोपाल कृष्ण गोखले, इनको जानते हैं। अर्ली लाइफ के बारे में बात करते हैं तो रत्नागिरी जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करती थी ये ब्रिटिश एरा में। तो यहाँ पे रत्नागिरी में गुहारपुर तालुका नाम का एक गांव जगह है ये रत्नागिरी में, उसमें भी एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है कोटलुक। यहाँ पे इनका जन्म हुआ था आज के दिन यानी 9 मई को 1886 में। इनकी फैमिली जो है वो एक चित्पावन ब्राह्मण फैमिली थी। इनके पिता का नाम कृष्णराव गोखले था और इनकी माँ का नाम वालूबाई था। तो इनका बचपन का नाम शुरुआत में गोविंद कृष्ण था, फिर उसके बाद गोविंद कृष्ण गोखले ये बोलने लग गए इनको, तो गोखले परिवार से बिलोंग करते थे। इनके परिवार की शुरुआती स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, एक हम्बल बैकग्राउंड से आते थे, गरीब परिवार से आते थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने एजुकेशन में इनका काफ़ी रुचि थी। इन्होंने इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया और उसकी वजह से धीरे धीरे करके ये इनको एम्प्लॉयमेंट भी मिला, इनको क्लर्क की नौकरी मिली ब्रिटिश राज के अंदर। धीरे धीरे करके ये और भी जगहों पे पढ़ने लगे। इनकी एजुकेशन की बात करें तो काफ़ी हायर एजुकेशन में इन्होंने पढ़ाई करी है। राजाराम विश्वविद्यालय जो कोल्हापुर का है वहाँ पे इन्होंने पढ़ाई करी है। उसके बाद इन्होंने एल्फियनस्टोन स्कूल कॉलेज जो है उसमें 1884 में ग्रेजुएशन करी है। और एजुकेशन की महत्वता को ये बहुत अच्छे से समझते थे, एजुकेशन को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे और भारतीयों के लिए एजुकेशन को चाहते थे कि फ्री हो, एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री हो और उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए भी मोटिवेट करते थे। ये जानते थे कि एक व्यक्ति जो कि एजुकेटेड है वो समझता है, अपनी आज़ादी की वैल्यू जानता है, वो अपने लीगल राइट्स को जानता है, वो ये जानता है कि हमें आज़ादी कैसे लेनी है। उस आदमी को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, उस आदमी को हमें ऐसे भेड़ चाल की तरह नहीं चलाना पड़ेगा, किसी आंदोलन में झोंक दिया, वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता है। तो एजुकेशन की महत्वता को ये बहुत अच्छे से समझते थे और इन्होंने आर्ट्स में एल्फिस्टन कॉलेज में बॉम्बे से इन्होंने
1884 में एजुकेशन कंप्लीट करी। उसके बाद यहाँ पे वो टीचिंग की जॉब में लग गए, प्रोफेसर बन गए, जहाँ पे इन्होंने हिस्ट्री और पॉलिटिकल इकोनॉमी को पढ़ाया फर्गसन कॉलेज में, जो बॉम्बे की पूना की जो फर्गसन कॉलेज है यहाँ पे पढ़ाया। उसके बाद ये प्रिंसिपल बन गए उसी कॉलेज में, और 1902 तक ये वहाँ पे प्रिंसिपल रहे हैं। और उसके बाद आता है इनका, ये है एल्फिंस्टन कॉलेज जो है बॉम्बे का, और उसके बाद ये है फर्गसन कॉलेज जो पूना का है। ये बहुत पुराने कॉलेज हैं और विरासत के तौर पे ये हमारे कॉलेज हैं, ब्रिटिश एरा से चलते आ रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये गांधी जी के मेंटर थे, लेकिन इनके मेंटर कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे। ये भी एक इम्पोर्टेंट लीडर रहे हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के। ये एक स्कॉलर थे, जूरिस्ट थे पूना के, और इन्होंने एक तरह से गोद ही ले लिया था इनको, हमारे जो गोपाल कृष्ण गोखले, इनको गोद ही एक तरह से ले लिया था। इनके ये प्रोटेज सन के तौर पे इनको जाना जाता था, इनको अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे। इन्हीं की मदद से इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की नींव रखी थी, उसके सेक्रेटरी भी बने थे। उसके बाद ये अपने गोविंद रानडे को अपना गुरु मानते थे, और इन्हीं की मदद से आगे चल के इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की भी नींव रखी 1905 में। 1905 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरा था, जिसमें बंगाल विभाजन हुआ था, और कांग्रेस के जो गरम दल और नरम दल के दोनों धड़े थे, उनके बीच में काफ़ी बड़े मेजर रिफ्ट आ गए थे। क्यों आ गए थे? बंगाल विभाजन के दौर में एक तरफ नरम दल था, जो कि ब्रिटिशर्स को काफ़ी लंबे समय तक दरख्वास्त कर रहा था, पिटीशन डाल रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, और उनका डोमिनेंस भी था कांग्रेस के अंदर। दूसरी तरफ गरम दल के नेता थे, वो कहते थे कर लिया आपने इनसे रिक्वेस्ट, कर डाल दी पिटीशन, मिल गई आज़ादी, ये नहीं देंगे आपको आज़ादी, ये हमारे देश को बंटवारा कर रहे हैं, हमारे लोगों को जाति और धर्म के आधार पर बांट रहे हैं, हमें डिवाइड कर रहे हैं। और ये चीज़ अंग्रेज करने में सफल भी रहे, कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस को भी तोड़ दिया। उसके बाद इस सोसाइटी की, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसका क्या मुहिम थी, ये क्या चाहती थी, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? इनका मतलब ये था, एक तो सोशल इविल्स को समाज से हटाना है। सोशल इविल्स, बहुत सारे सोशल इविल्स थे समाज में, जैसे कि आप जानते हैं कि सती प्रथा इनसे पहले बैन हो गई थी, चाइल्ड मैरिज है, या फिर विधवा विवाह है, ऐसी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर इन्होंने काफ़ी जोर डाला कि चाइल्ड विवाह मैरिज नहीं होनी चाहिए। विधवा विवाह के पक्ष में कहा, ह्यूमन राइट्स के बारे में इन्होंने बात करी। तो बेसिकली सोशल इविल्स के खिलाफ था ये, तो एक सोशल रिफॉर्मर के तौर पे भी इनकी पहचान है। उसके बाद इन्होंने सार्वजनिक नाम का एक जर्नल भी पब्लिश करवाया पूना में ही, रानाडा के साथ मिलकर, क्वार्टरली जर्नल आता था ये। उसके बाद धीरे धीरे करके ये अपने समाज के लिए भी काम करने लगे, और आज़ादी की लड़ाई में एक तरह से काम करने के लिए एजुकेशन को काफ़ी ये सपोर्ट करते थे। उसमें इन्होंने जॉन स्टुअर्ट मिल और एडमल बर्क को भी पढ़ा, जो कि ब्रिटिशर्स और आयरिश दोनों पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स और सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। इन्होंने पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे ये, इनकी थ्योरीज से ये काफ़ी प्रभावित थे, इनकी पॉलिटिकल थॉट से, और इनको भी ये लाना चाहते थे। तो बेसिकली ये जो हमारा एक तरह से आप देख सकते हैं ब्रिटिशर्स का एरा था, ब्रिटिशर्स की जो सरकार थी उसको एक तरह से हटा के फेंकने नहीं चाहते थे, उनके इंस्टीट्यूशंस को, उनकी पॉलिटिकल फिलोसॉफी को, उनको समाहित करना चाहते थे भारतीयता में, और उसमें ये उनको इंक्लूड करके आज़ादी चाहते थे। लेकिन वो आज़ादी का जो समय था नरम दल के नेताओं के हिसाब से वो लंबा हो जाता, ये गरम दल के नेताओं का कहना था। और उसके बाद शादी की बात करें तो सावित्रीबाई से उन्होंने 1980 में इन्होंने शादी की, लेकिन सावित्रीबाई बचपन से जन्मजात उनको बीमारी थी कुछ, उसके बाद उनकी अर्ली ही कुछ ही सालों बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो 1887 में इन्होंने दूसरी बार शादी करी, और उनकी जो दूसरी वाइफ थी वो भी 1900 में स्वर्ग सिधार गई। उसके बाद उन्होंने तीसरी बार शादी नहीं की, और इनकी जो दूसरी वाइफ थी उनसे उनको दो बेटियां थी, एक का नाम था काशीबाई और एक का नाम था गोडूबाई। ये दो बेटियां थी, इनके कोई बेटा नहीं था। तो ये इनकी परिवार की बात आती रहती है। फिर आ जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का दौर। इंडियन नेशनल कांग्रेस को इन्होंने ज्वाइन कर लिया था 1889 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी कब थी? 1885 में। A.O. ह्यूम की आप जानते हैं कि उन्होंने फाउंडेशन रखी थी, जो ब्रिटिश थे। रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, ये जो हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1889 में मेंबर बन गए। उसके बाद 1905 आते आते ये जॉइंट सेक्रेटरी बन गए थे कांग्रेस के। उसके बाद ये बनारस सेशन में कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुन लिए गए, और वो जो समय था उस समय कांग्रेस के अंदर काफ़ी खलबली मची हुई थी। ये डेमोक्रेसी, लिबर्टी और पार्लियामेंट्री सिस्टम की गवर्नमेंट में काफ़ी बिलीव करते थे, और सोशल रिफॉर्म्स की बात करते थे, डेमोक्रेसी की बहुत वो तवज्जो देते थे। रिसेप्शन कमेटी बनाई गई 1895 में, उसके भी ये मेंबर रहे हैं। उसके बाद ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस समय के एक इम्पोर्टेंट लीडर थे, स्पेशली बात करें तो मॉडरेट ग्रुप के। और उसके बाद क्या होता है 1901 में, जो एक सेकंड सॉरी, ये पीछे कुछ रह गया क्या?
हाँ, ये ठीक है। इन्होंने उस समय की जो सरकार थी उसके खिलाफ भी बातचीत करी, काफ़ी उनके खिलाफ अग्रेसिव स्पीच भी दिए हैं। इन्होंने स्ट्रांगली उनको क्रिटिसाइज़ किया है कि हमारे साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है, हमारे लोगों को सही तरीके से गवर्नेंस नहीं मिल रही है, हमारे लोगों का यहाँ पे उस सरकार के अंदर कोई वो नहीं है, हस्तक्षेप नहीं है, ये बातें करी। उसके बाद 1901 में इन्होंने इंपीरियल काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल जो है उसको इनिशिएट किया। उसके बाद इन्होंने सॉल्ट टैक्स, उसके कॉटन गुड्स के ऊपर जो टैक्स है इनके ऊपर बातचीत करी, एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन इंडियंस के लिए फ्री की बात करी। बहुत सारी चीज़ों की इन्होंने डिमांड करी जो उस समय की ब्रिटिश हुकूमत से उससे, जो कि इनका तरीका था। नरम दल के लोगों का क्या तरीका था कि वो डिमांड करते थे, वो पेटिशन डालते थे, वो रिक्वेस्ट करते थे, दरख्वास्त करते थे कि आप हमें ये चीज़ें मुहैया कराओ क्योंकि हमारे लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है और आप सरकार में हो तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। 1905 के समय पे इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से एक मिशन पे भेजा गया इंग्लैंड, और इंग्लैंड भेजने के इनका तर्क यही था कि इंग्लैंड की सरकार को, उनकी पार्लियामेंट को जाके समझाओ कि भारतीयों को एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड है, ज़रूरत है, और हमारे लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाए जिसमें हमें हमारी लोगों की, भारतीय लोगों की भी एक अच्छी खासी क्या हो, उसके अंदर लीडरशिप में भूमिका हो। उसके बाद इन्होंने बातचीत करी और इंडियंस के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफ़ी अनफेयर तरीके से बातचीत करी और सही ट्रीटमेंट इनको नहीं मिला, ये वापस आ गए। उसके बाद 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स हुए। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को हम किस तरह से जानते हैं? मेन इनका जो जो बड़ा पॉइंट था वो ये था कि मुस्लिम्स के लिए इन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रोल्स बना दिए थे। लेकिन इस मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स में सिर्फ इतना ही नहीं था, इसमें बहुत कुछ और भी था, एक्स्ट्रा चीज़ें भी थी। जैसे भारतीय लोगों को हायर अथॉरिटी पे सीटें मिल रही थी, सीटों के नंबर बढ़ा दिए गए थे, उनकी वॉइस को सुनने के लिए ज़्यादा एक तरह से अटेंशन मिलता था। ब्रिटिशर्स ने उनको थोड़ा सा राइट एक्स्ट्रा दिया था, जो भारत में इंडियन कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी इनको। तो ये चीज़ें थी। तो इसमें गोखले ने इस मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स में एक इसको बनवाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। लेकिन इसको सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज उसी चीज़ के लिए किया जाता है कि मुस्लिम्स के लिए और धार्मिक आधार पे इसमें इलेक्टोरल सिस्टम बनाया गया, जो कि एक बहुत बड़ा डिवीजन वाला सेक्शन बन गया कि डिवाइड कर दिया एक तरह से, और ये बहुत बड़ा आधार बना है आने वाले समय में हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को तोड़ने का। तो ये वाली जो चीज़ हुई थी ये इस मार्लियामेंटो रिफॉर्म में हुई, लेकिन गोखले ने इस फॉर्मेशन में, मार्लियामेंटो रिफॉर्म में अपनी भूमिका निभाई थी कि भारतीयों को उनको एक्सेस मिले, किसी भी तरीके से उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़े सरकार के अंदर, और ये कुछ हद तक हुआ भी। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट जैसे लोगों का राइज हो चुका था और ये बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे गरम दल के, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के। इन लीडर्स के आते आते एक तरफ से बाल गंगाधर तिलक जो कि गरम दल को रिप्रेजेंट कर रहे थे और दूसरी तरफ कर रहे थे ये गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल को सपोर्ट। दोनों की आइडियोलॉजी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था और दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा रिफ्ट थी। स्पेशली बंगाल विभाजन के बाद जो सूरत स्प्लिट हुआ उसमें कांग्रेस जो है वो दो धड़ों में टूट गई हो गई। उसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स भी थे जहां पे दोनों धड़े आपस में बिल्कुल एक दूसरे के विरोधी थे, जैसे कि एज कंसेंट बिल था एक। ये एज कंसेंट बिल क्या था? जिसमें ये था कि लड़कियों की और लड़कियों की जो एज है उसको डिफाइन किया गया कि शादी के लिए इतनी एज होनी चाहिए मिनिमम। तो इस चीज़ में तिलक जो है, बाल गंगाधर तिलक की जो सोच थी वो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स थी। मैंने बाल गंगाधर तिलक की बायोग्राफी में भी आपको बताया था कि उनका क्रिटिसिज्म है कि वो समाज के एक प्रोग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू को सामने नहीं रखते थे। वो बहुत अच्छे फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन महिलाओं के अधिकार की बात आती है या बच्चियों के साथ बाल विवाह की बात आती है तो तिलक इसमें कहीं पिछड़ी हुई सोच के नजर आते हैं और गोखले इसमें कहीं भी इसमें बहुत प्रोग्रेसिव सोच के नजर आते हैं। गोखले जहाँ पे विरोध करते थे कि मिनिमम एज होनी चाहिए लड़कियों की, तिलक कहते थे नहीं, कंसेंट बिल जो है, और कंसेंट बिल जैसा ब्रिटिशर्स को तय नहीं करना चाहिए, हम भारतीयों की ये अगर प्रॉब्लम है तो हम मिलके इसको सोल्व करेंगे। और वो इस चीज़ में प्रोग्रेसिव विचारधारा नहीं रखते थे, इस कानून के वो खिलाफ थे और गोखले और तिलक एक दूसरे के विरोधी थे इस बातचीत में। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी चाइल्ड मैरिज के अलावा सोशल रिफॉर्म्स में, जिसमें तिलक जो है ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ थी उनको विरोध करते थे। वो कहते थे चाहे वो कोई भी ट्रेडिशन हो, हमारा ट्रेडिशन है, हम इसमें उससे निपटेंगे, ब्रिटिशर्स को इसका कोई अधिकार नहीं है कि वो हमारे ऊपर कानून बनाएं। लेकिन दूसरी तरफ गोखले कहते थे कि समाज सुधारने के लिए हमें कानून बनाने की ज़रूरत है, चाहे वो ब्रिटिशर्स के रहते बने, चाहे हमें बाद में बनाना पड़े, हमें ऐसे कानून लाने की ज़रूरत है जो कि समाज के अंदर बुराइयां और सोशल इविल्स को आगे जाने से रोकते हैं। तो वो कानून हमें लाने चाहिए। ये बात इनके बीच में एक रिफ्ट था। और भी बहुत सारे रिफ्ट थे और बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद मॉडरेट्स का तरीका क्या था कि इंडिपेंडेंस कैसे लाना है? कॉन्स्टिट्यूशन एजिटेशन से।
कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन क्या होता है, मतलब विरोध जाहिर करना है, हमें संवैधानिक तरीके से हमारे अधिकारों की बात करनी है, ह्यूमन राइट्स की बात करनी है, फंडामेंटल राइट्स की बात करनी है। लेकिन तिलक की अप्रोच थी कि हमें और ज़्यादा अग्रेसिव होना पड़ेगा, हमें लड़ के आज़ादी लेनी पड़ेगी, हम किसी के सामने झुकेंगे क्यों, हमारी आज़ादी का अधिकार हमारा खुद का अधिकार है, हम किसी के सामने झुकें क्यों, हम क्यों बार बार दरख्वास्त करें, अंग्रेजों के सामने हम हाथ जोड़ें क्यों, गिड़गिड़ाएं, हमारी आज़ादी हमारा अधिकार है। तिलक की ये विचारधारा थी। दूसरी तरफ गोखले चाहते थे कि ये जो इंस्टीट्यूशंस ब्रिटिशर्स ने इस्टेब्लिश किए हैं, इन्हीं में से हम धीरे धीरे करके इनसे आज़ादी लेंगे और हमने हमारे अधिकारों के बारे में इनको आगाह करेंगे, इनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें आज़ादी मिलेगी। ये चीज़ हालांकि इतनी ज़्यादा सफल हो नहीं पाई और 1920 का दौर आते आते जो मॉडरेट्स थे उनको भी इस चीज़ का रियलाइजेशन हो गया कि ऐसा नहीं चलेगा, हमें थोड़ा सा अग्रेसिव अप्रोच को और ज़्यादा अपनाना पड़ेगा। महात्मा गांधी जो हैं वो भी गोखले के मेंटर थे, नहीं गोखले उनके मेंटर थे, लेकिन वो भी धीरे धीरे करके एकदम पूरी गोखले की सोच से बिलीव नहीं करते थे। आगे मैं बताऊंगा क्या है। उसके अलावा मॉडरेट फंक्शन जो है उसमें ये गोखले लीड कर रहे थे और तिलक जो है वो अग्रेसिव नेशनलिज्म को लीड कर रहे थे। उसके बाद गोखले का ये मानना था, ये जो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी थी उसमें एजुकेशन की महत्वता, मैंने जैसे कि आपको बताया कि एजुकेशन ही एक व्यक्ति की आंख खोल सकती है, उसका पोटेंशियल खोल सकती है और उसको ये मतलब इंसान को इंसान बना सकती है, बेहतर इंसान बना सकती है। तो एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी इंपॉर्टेंस है, इसीलिए भारतीयों के लिए फ्री एजुकेशन की इन्होंने बात करी है। उसके बाद इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है, स्कूलें बनवाई हैं, नाइट स्कूल क्लासेस बनाई हैं, जो बच्चे दिन में नहीं पढ़ सकते, जिनको काम होता है उनके लिए नाइट स्कूलेज, लाइब्रेरी बनवाई हैं, मोबाइल छोटी छोटी लाइब्रेरी, मोबाइल लाइब्रेरी मतलब मोबाइल में नहीं था, मोबाइल तो था ही नहीं उस समय, छोटी छोटी लाइब्रेरीज जो हैं उनका इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ाई कर सकें। उसके बाद महात्मा गांधी की बात आती है। महात्मा गांधी आप जानते हैं कि जब साउथ अफ्रीका चले गए थे तो उस समय ये मिले थे महात्मा गांधी से और महात्मा गांधी के अंदर इनको एक पोटेंशियल दिखा कि वो व्यक्ति है जो बड़े मास को खींच सकता है और बड़ी जनता इनके पीछे चल सकती है, इनमें आंदोलन करने की एक अपार क्षमता है। उसके बाद ये मिलने के बाद महात्मा गांधी को कहते हैं कि आप भारतीयों के इश्यूज़ को समझिए, हमारी क्या प्रॉब्लम है, ब्रिटिश हुकूमत के अंडर हमें क्या क्या फेस करना पड़ रहा है उनको समझिए, पूरे देश का भ्रमण कीजिए और उसके बाद अपने देश में एक मुहिम चलाइए और कांग्रेस को भी ज्वाइन कीजिए। ये बात इन्होंने कही। तो गोखले गांधी डरबन में जब साउथ अफ्रीका में मिले थे 1912 में, तब की ये फ़ोटोज़ हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ये देखो महात्मा गांधी हैं और ये गोपाल कृष्ण गोखले हैं। और उसके बाद महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना मेंटर मान लिया। वो भारत आए, भारत भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद उन्होंने अलग अलग जगहों पे खेड़ा में आंदोलन किया, उसके बाद जो मिल थी, ट्रेड मिल जो आंदोलन था उसमें किया, अहमदाबाद फैक्ट्री में किया। इसी तरीके से वो बिहार, सारे देश भर में उन्होंने अपने आंदोलन करने शुरू कर दिए। अब बात आती है, उनको अपना मेंटर तो मानते थे महात्मा गांधी, लेकिन महात्मा गांधी भी तो एक बड़े नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले के हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से वो एग्री नहीं करते थे। जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले का ये मानना था कि जो भी ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किए हैं, हमें उनके अंदर रिफॉर्म्स करने हैं, हमें अपने इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है, हम इनमें ही रिफॉर्म करके अपना काम चला लेंगे। लेकिन महात्मा गांधी का मानना था कि हमें अगर ब्रिटिशर्स को भारत से बाहर भगाना है और हमें अपने देश को आज़ाद कराना है तो इन इंस्टीट्यूशंस को डिमोलिश करना पड़ेगा, इनको ख़त्म करना पड़ेगा। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, चाहे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हुआ, उसमें गांधी जी का मुहिम क्या थी कि भाई चरखा चलाओ, भारतीय वस्त्र अपनाओ, विदेशी वस्त्रों की होली जलाओ, विदेशियों की नौकरी को ठुकराओ, सब कुछ करो, इन इंस्टीट्यूशंस को फेल कर दो, तब अपने आप चले जाएंगे, क्या करेंगे। तो लेकिन गोखले की ऐसी सोच नहीं थी। गोखले का ये मानना था कि किसी भी तरीके से हमें ब्रिटिशर्स से आज़ादी लेनी है, धीरे धीरे करके उनसे रिक्वेस्ट कर करके लेनी है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स और ऐसी विचारधारा थी जिसमें शायद ये एक भोलापन था, ये एक नई सोच थी, ब्रिटिशर्स ऐसे नहीं जाने वाले थे। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना जो कि पाकिस्तान के फाउंडर थे, वो भी गोखले को अब मानते थे काफ़ी, उनकी विचारधारा से वो काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। और जिन्ना का ये मानना था कि वो मुस्लिम गोखले बन के निकलेंगे एक दिन और मुस्लिम गोखले की तरह वो चीज़ों को अपनाएंगे और एम्बेसडर बनेंगे हिंदू मुस्लिम यूनिटी की। लेकिन यूनिटी के तो क्या, वो सेपरेशन के एम्बेसडर बन गए, हिंदू मुस्लिम सेपरेशन के। और उन्होंने पाकिस्तान देश की एक स्टैब्लिशमेंट रखा। उन्होंने कहा कि हमें तो देश अलग चाहिए, मुस्लिम मेजोरिटी वाला अलग देश चाहिए, ये बात है। उसके बाद डेथ की बात करते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं, इनका 19 फरवरी 1915 को डेथ हो गई इनकी। मतलब गांधी जी के आने के कुछ महीने, 1-1.5 महीने बाद इनकी मृत्यु हो गई। पहले से मिले हुए थे। 1915 में गांधी जी आए थे, आप जानते हैं। बताइए कब आए थे? उस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम भारत में मनाते हैं। इनको कार्डियकल अस्थमा था, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो 1-1.5 महीने में ही गांधी जी से मिलने के बाद, भारत आने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। कब आए थे वो डेट बताइएगा। उसके बाद क्या होता है,
लिगेसी क्या है इनकी, क्या है इनके मृत्यु के बाद हम क्या इनके बारे में जानते हैं। देखिए, एक तो लिबरल आइडियाज़ की इन्होंने बहुत ज़्यादा बात करी, फ्री एजुकेशन की बात करी, ऐसे माइंड्स मतलब सोशल रिफॉर्म्स की बात करी, सोशल इविल्स को हटाने की बात करी। उसके अलावा फ्री कंपलसरी एजुकेशन के लिए इन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन बिल 1910 में इन्होंने अहम योगदान निभाया कि ये बिल आना ही चाहिए, हमें फ्री एजुकेशन चाहिए ही चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये बिल तब नहीं आ पाया। अब राइट टू एजुकेशन जो फ्री है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21A, जो 6 से 14 साल के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन मिलना फ्री ऑफ कॉस्ट एक कंपल्स फंडामेंटल राइट बन चुका है। तो ये बहुत बाद में आया, लेकिन उस तरीके की सोच वो उस समय रखते थे। उसके अलावा इन्होंने, गोपाल कृष्ण गोखले ने कभी भी पर्सनल ग्लोरी के लिए कभी भी प्रयास नहीं किया कि इनको कोई बड़ा पद चाहिए या कोई मतलब इनको प्रधानमंत्री बनना था आगे चल के, या कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बस इनका डेडिकेशन था कि हमारे देश को आगे बढ़ना चाहिए, इंडियन जो प्लेटफॉर्म्स पे अपनी मतलब अपनी पूरी जिम्मेदारी ये निभाना चाहते थे कि वो समाज को ऊपर उठाना हो, चाहे देश को आगे बढ़ाना हो, उसमें हर तरह से कर रहे थे। चाहे आप इनकी विचारधारा से सहमत हो या ना हो, लेकिन इनके जो मोटिव्स थे वो बिल्कुल प्योर थे और ये चाहते थे कि देश आज़ाद हो। और उसके बाद महात्मा गांधी जैसे लीडर्स को इन्होंने एक तरह से मेंटरशिप भी दी है, तो वो भी एक बड़ी बात है। तो ये इनकी लेगेसी है। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा और आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।